अगर मैं तुमसे कहूं कि पैलेट को वाइड करने के लिए तुम्हें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि वो नैरो क्यों बना हुआ है, तो शायद तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग वाइडनिंग को पुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेयरली कोई ये समझता है कि पैलेट एक्चुअली एक्सपैंड क्यों नहीं कर रहा होता, और यही सबसे बड़ा फर्क बनाता है। अब सीधा समझो, पैलेट एक फिक्स ब्लॉक नहीं है, ये एक एडेप्टिव स्ट्रक्चर है जो डेली हैबिट्स और इंटरनल फोर्सेस के हिसाब से शेप लेता है। और अगर ये नैरो है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है, और जब तक तुम उस रिस्ट्रिक्शन को नहीं हटाओगे तब तक कोई भी मेथड लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिजल्ट नहीं देगा। अब यहाँ पहला कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम टंग स्पेस क्रिएशन बोलते हैं, लेकिन इसे गलत मत समझना, क्योंकि ये टिपिकल पुशिंग वाली अप्रोच नहीं है। यहाँ गेम उल्टा है, तुम्हें टंग को जगह देने की जरूरत है, ना कि उसे जबरदस्ती ऊपर ठूंसने की। जब माउथ के अंदर प्रॉपर स्पेस नहीं होता तो टंग नेचुरली नीचे शिफ्ट हो जाती है और पैलेट को सपोर्ट नहीं मिलता, और फिर धीरे धीरे आर्क नैरो फील होने लगता है। इसलिए पहला काम है ये समझना कि तुम्हारी टंग आराम से ऊपर टिक भी सकती है या नहीं। अगर नहीं टिक पा रही तो इसका मतलब है कि तुम्हारे केस में स्पेस लिमिटेशन है, और यही रीजन है कि बहुत लोग कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि उनसे ये हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो फोर्स कर रहे होते हैं जबकि सिस्टम रेडी ही नहीं होता। अब दूसरा हिडन फैक्टर आता है इंटरनल प्रेशर डायरेक्शन, जो ऑलमोस्ट कोई एक्सप्लेन नहीं करता। माउथ के अंदर प्रेशर हमेशा रहता है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये मैटर करता है। अगर प्रेशर आउटवर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो स्ट्रक्चर स्टेबल और वाइड फील होता है, लेकिन अगर प्रेशर डाउनवर्ड या इनवर्ड कोलैप्स हो रहा है तो पैलेट नैरो बना रहता है। और यही सटल चीज डिसाइड करती है कि तुम्हारा आर्च एक्सपैंड होने की तरफ जा रहा है या कंप्रेस होने की तरफ। अब तीसरी चीज जो समझना बहुत जरूरी है वो है एडेप्टेशन टाइमिंग। लोग सोचते हैं कि कुछ दिन या हफ्तों में नोटिसेबल वाइडनिंग दिखेगी, लेकिन रियलिटी ये है कि बॉडी ग्रेजुअल चेंजेस को ही एक्सेप्ट करती है। अगर तुम अचानक फोर्स डालोगे तो बॉडी रेजिस्ट करेगी, लेकिन अगर तुम सही एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर एडेप्ट होने लगता है, और यही सस्टेनेबल अप्रोच है। अब यहाँ सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि लोग टीथ को देखकर डिसाइड करते हैं कि उनका पैलेट वाइड हो रहा है या नहीं, जबकि टीथ सिर्फ सरफेस दिखाते हैं। असली गेम अंदर के स्ट्रक्चर और उसके बिहेवियर का है। इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि तुम्हारा पैलेट एक्चुअली नैरो है या सिर्फ अपीयरेंस तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, और कौन से साइंस बताते हैं कि तुम्हारा सिस्टम वाइडनिंग के लिए रेडी है या अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। अब यहाँ से चीज क्लियर करनी जरूरी है, क्योंकि बिना सही डायग्नोसिस के तुम गलत डायरेक्शन में काम करोगे और फिर लगेगा कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। इसलिए सबसे पहले ये समझो कि हर नैरो दिखने वाला पैलेट एक्चुअली नैरो नहीं होता। कई बार टीथ इनवर्ट टिल्ट होते हैं और आर्च विजुअली छोटा लगता है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर उतना कोलैप्स्ड नहीं होता, और यही रीजन है कि कुछ लोगों को हल्का सा अलाइनमेंट चेंज मिलते ही उनका स्माइल वाइडर दिखने लगता है। अब इसे समझने के लिए पहला ऑब्जर्वेशन है टंग कॉन्टैक्ट चेक। तुम्हें देखना है कि जब तुम माउथ को कंप्लीटली रिलैक्स रखते हो तो क्या टंग नेचुरली ऊपर टिक पाती है या बार बार नीचे गिर जाती है। अगर बिना फोर्स के ऊपर टिकना पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास बेसिक स्पेस मौजूद है और तुम्हारा केस ज्यादा रिस्ट्रिक्शन वाला नहीं है। लेकिन अगर टंग बार बार नीचे गिरती है या साइड्स को टच नहीं कर पाती तो ये क्लियर साइन है कि आर्च में स्पेस लिमिटेशन है और सिस्टम वाइडनिंग के लिए रेडी नहीं है। अब दूसरा टेस्ट आता है आर्च शेप ऑब्जर्वेशन। तुम मिरर में अपने अपर टीथ की शेप देखो, क्या वो यू शेप में है या वी शेप में। अगर फ्रंट से ही आर्च शार्पली नैरो होता जा रहा है तो ये कंप्रेशन पैटर्न दिखाता है, लेकिन अगर बैक साइड में विड्थ ठीक है और सिर्फ फ्रंट नैरो लग रहा है तो ये मिक्स्ड पैटर्न है, और ऐसे केसेस में फुल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होती। अब तीसरा फैक्टर आता है बाइट रिलेशन। अगर टीथ क्लोज करते समय लोअर जॉ को पीछे एडजस्ट करना पड़ता है या बाइट ऑकवर्ड फील होती है तो इसका मतलब है कि अपर आर्च प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे रहा, और ये इनडायरेक्टली पैलेट शेप से जुड़ा होता है। अब चौथा ऑब्जर्वेशन है ब्रीदिंग कंफर्ट। तुम्हें ये चेक करना है कि रिलैक्स स्टेट में तुम कितना कंफर्टेबल फील करते हो। अगर माउथ के अंदर हमेशा टाइटनेस फील होती है या टंग को जगह नहीं मिलती तो ये इंटरनल रिस्ट्रिक्शन का साइन है, और ये वही चीज है जो वाइडनिंग को रोकती है। अब एक और डीप चीज समझो जिसे एडेप्टेशन रेडीनेस बोल सकते हैं। अगर तुम्हारा सिस्टम ऑलरेडी टाइट और कंप्रेस स्टेट में है और तुम डायरेक्टली एक्सपेंशन की कोशिश करते हो तो बॉडी उसे रेजिस्ट करेगी, लेकिन अगर तुम पहले रिस्ट्रिक्शन को कम करते हो और एनवायरनमेंट को न्यूट्रल बनाते हो तो वही सिस्टम धीरे धीरे चेंज एक्सेप्ट करने लगता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट समझ ये है कि तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हारा केस इल्यूजन बेस्ड है, अलाइनमेंट बेस्ड है या एक्चुअल स्ट्रक्चरल कंप्रेशन है, क्योंकि तीनों में अप्रोच अलग होगी। और अगर तुम गलत कैटेगरी में खुद को डाल दोगे तो चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो रिजल्ट लिमिटेड ही रहेगा। इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम डायरेक्ट बात करेंगे उन अप्रोचेस की जो अलग अलग केसेस में काम करती हैं, लेकिन एक ही लॉजिक के साथ, ताकि तुम ब्लाइंडली कॉपी करने की बजाय समझ के साथ अप्लाई कर सको। अब जब तुमने क्लियर कर लिया है कि तुम्हारा केस इल्यूजन बेस्ड है, अलाइनमेंट बेस्ड है या एक्चुअल स्ट्रक्चरल कंप्रेशन है, तो अब सीधे बात करते हैं उन मेथड्स की जो अलग अलग केसेस में सही तरीके से अप्लाई होती हैं। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग एक ही टेक्निक सब पर अप्लाई करते हैं और फिर बोलते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा। अब पहला मेथड है स्पेस ड्रिवन एक्टिवेशन। इसमें तुम्हें पैलेट को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें माउथ के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ टंग नेचुरली ऊपर टिक सके। इसका मतलब है जॉ को रिलैक्स रखना, टीथ को कॉन्स्टेंटली प्रेस ना करना और
माउथ को न्यूट्रल पोजीशन में रहने देना, क्योंकि जब इंटरनल स्पेस फ्री होता है तभी अपवर्ड सपोर्ट स्टेबल बनता है और धीरे धीरे आर्च पर आउटवर्ड इन्फ्लुएंस पड़ता है। ये स्लो है लेकिन सस्टेनेबल है और खासकर उन लोगों के लिए काम करता है जिनके केस में स्पेस लिमिटेशन मॉडरेट लेवल पर है। अब दूसरा मेथड है डायरेक्शनल प्रेशर कंट्रोल। ये वो चीज है जो ऑलमोस्ट कोई डिटेल में नहीं समझाता। माउथ के अंदर जो भी प्रेशर बनता है वो अगर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली ये ऑब्जर्व करते हो कि तुम बोलते समय, च्यू करते समय या रेस्ट में प्रेशर किस तरफ डाल रहे हो और उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो कोलैप्स होने वाली डायरेक्शन को रोक सकते हो और आउटवर्ड बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। इससे स्ट्रक्चर को स्टेबल रहने में मदद मिलती है और लॉन्ग टर्म में वाइडनिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अब तीसरा मेथड है फंक्शनल एक्सपेंशन अवेयरनेस। यहाँ तुम्हें टीथ मूवमेंट और एक्चुअल एक्सपेंशन का फर्क समझना है। अगर सिर्फ टीथ बाहर की तरफ टिल्ट हो रहे हैं तो वो टेम्पररी विजुअल वाइडनिंग है, लेकिन अगर पूरा आर्च बिहेवियर चेंज कर रहा है तो वो रियल फंक्शनल चेंज है। इसलिए तुम्हें मिरर में सिर्फ टीथ नहीं देखना, बल्कि फील करना है कि क्या टंग को साइड्स में ज्यादा कांटेक्ट मिल रहा है, क्या माउथ के अंदर टाइटनेस कम हो रही है और क्या रेस्ट पोजीशन पहले से ज्यादा स्टेबल हो रही है। अगर ये चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब यहाँ एक एडवांस चीज समझो, केस मैचिंग। अगर तुम्हारा केस इल्यूजन बेस्ड था तो तुम्हें अग्रेसिव कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ अलाइनमेंट और बैलेंस से तुम्हारा लुक इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल कंप्रेशन ज्यादा है तो तुम्हें रियलिस्टिक रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे केसेस में सिर्फ नेचुरल अप्रोच से लिमिटेड चेंज ही मिलेगा और यहीं पर लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि उन्हें कितना इंप्रूवमेंट एक्सेप्टेबल है। अब फाइनल बात यह है कि पैलेट वाइडनिंग कोई हैक नहीं है, ये एक प्रोसेस है जहां तुम्हें सिस्टम को सही कंडीशन में लाना पड़ता है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम रैंडम टेक्निक्स के पीछे भागना बंद कर देते हो और फोकस तरीके से काम करते हो, और यही वो पॉइंट है जहां से एक्चुअल इंप्रूवमेंट शुरू होता है।